नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे। देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे और 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सीएम धामी और कई मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। 3 बजे दिल्ली पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे और कई मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। हल्द्वानी के बनबुलपुरा में हुई हिंसा के बाद अब हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं, लेकिन बनबुलपुरा क्षेत्र का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में हैदराबाद से आए युवक दंगे में प्रभावित लोगों को रुपए बांटता हुआ नजर आ रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि युवक सलमान खान हैदराबाद का रहने वाला है, जिसने अपने अकाउंट सोशल मीडिया अकाउंट से भी यह वीडियो शेयर किया है। देखिए, आज नगर निगम ने एक तहरीर दी है जिसमें अब्दुल मलिक, इसकी पत्नी साफिया मलिक और इनके साथ में कुछ बाकी लोगों ने मिलके किसी मृत व्यक्ति के नाम पर राजकीय कार्यालय जो हैं उनमें झूठे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ जो ज़मीन है उसकी अवैध प्लॉटिंग की है और कुछ जो ज़मीन है उस पर अतिक्रमण करने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इस संदर्भ में नगर निगम की तहरीर पर एक 420 का मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें विवेचना चल रही है। जैसे तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से आगे इसमें और भी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये जो शख्स है जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है, ये कौन है, क्या करता है और ये इतनी भारी मात्रा में कैश इसके पास कहां से आया? इसको लेकर उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई? देखिए शिवम, बिल्कुल बात की जाए जिस तरीके से बनबुलपुरा मामले को लेकर के अब एक के बाद एक नई चीजें सामने आ रही है, जिसमें 74 यहाँ पर गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद अब बनबुलपुरा क्षेत्र में जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक शख्स यहाँ पर पैसे बांट रहा है वहाँ के लोगों को, और उसको देखते हुए अब क्योंकि पुलिस की बात अगर की जाए तो अभी वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी वो तैनात है और उसके बावजूद वहाँ व्यक्ति पहुंचता है और पैसे बांटता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पे भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ खुद एसएसपी ने यहाँ पर बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर से उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को यहाँ पर ट्रेस कर लिया गया है। इसकी फेसबुक वॉल में ये वीडियो पोस्ट हुआ था। ये यहाँ हैदराबाद का व्यक्ति है और यहाँ पर आकर के उसके द्वारा पैसे बांटे गए, तो उसको लेके अब पूरी यहाँ पर जांच की जाएगी इस मामले को लेकर के, और उसके बाद उसको हिरासत में लेकर पूछताछ होने की किस प्रकार से यहाँ वो पहुंचा और कैसे उसने यहाँ पर पैसे बांटे, ये जो पैसे उसको दिए गए कहाँ से उसके पास आए, कौन उसको फंडिंग कर रहा है, तो तमाम चीजों की जांच अब कहीं ना कहीं पुलिस करने की बात कर रही है। और वही बनबुलपुरा हिंसा मामले में जो यहाँ पर मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसकी पत्नी के खिलाफ भी यहाँ पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दूसरा तरीका, क्योंकि बात की जाए तो 2010 से ये जो मलिक का बगीचा था वहां पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी और मृत व्यक्ति के नाम से वहाँ प्लॉट काटे गए, बेचे गए, तो एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं लगातार हो रहा था। उसके तहत यहाँ पर ये कार्रवाई करने की बात की गई है, नामजद यहाँ पर लोग किए गए हैं और अब कार्रवाई करने के बाद पुलिस इसे आगे कर रही है। लेकिन फिलहाल क्योंकि ये जो नया इसमें मोड़ आया, जिसमें अब ये सलमान नाम का व्यक्ति जो हैदराबाद का बताया जा रहा है, उसके द्वारा यहाँ पर पैसे बांटे गए हैं, उसको लेकर के पुलिस अब तमाम तरीके से यहाँ पर जांच कर रही है और जल्दी जल्द यहाँ पर सलमान को गिरफ्तार करके उससे आगे पूछताछ करने की बात कर रही है। अमित, ये जो शख्स है सलमान, ये किससे जुड़ा हुआ है? किसी तंजीम से जुड़ा हुआ है? ये कब पहुंचा उत्तराखंड और ये प्रशासन के आंख के नीचे ये आकर के इतनी भारी मात्रा में कैश देके जाता है और जब ये वीडियो अपने अकाउंट पर डालता है तब प्रशासन की नजर में ये शख्स आता है? ये कौन है? इसके इतनी भारी मात्रा में कैश कहां से आता है कि ये इतने लोगों को पूरी नोटों की गड्डियां थमा रहा है? देखिए शिवम, बिल्कुल यही एक सबसे बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि 8 फरवरी के दिन ये घटना हुई थी, उसके बाद से वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया था, लगातार फोर्स वहां पर मौजूद थी और अभी भी क्योंकि जो जहाँ पर ये घटना हुई थी, जहाँ पर दंगा हुआ था, वो जगह पुलिस अभी भी तैनात है। हालांकि कर्फ्यू हट चुका है बनबुलपुरा क्षेत्र से, लेकिन उसके बावजूद वहाँ व्यक्ति पहुंच रहा है और उसकी जानकारी यहाँ प्रशासन को नहीं है, पुलिस प्रशासन को नहीं है। तो यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है कि व्यक्ति यहाँ कैसे पहुंचा और उसकी, क्योंकि अभी तक जानकारी उसके पास, पुलिस के पास नहीं आ रही, क्योंकि सोशल मीडिया में पोस्ट किया था उसने वीडियो और उसके तहत अब उस तक पहुंचने की कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन पहले से क्यों नहीं पुलिस प्रशासन सतर्क था, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सवाल उठ रहा है। हालांकि एसएसपी के द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि यहाँ पर जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, और उसी के तहत जो लगातार यहाँ पर 74 गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो में जो व्यक्ति पैसे बांट रहा है, कहीं ना कहीं उससे वहां के लोगों का हौसला भी बढ़ रहा है और एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा है। तो उसको लेकर के भी अब पुलिस यहाँ पर तमाम धाराओं में यहाँ पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है उस व्यक्ति के खिलाफ, और उसको ढूंढ करके उससे यहाँ पर पूरी पूछताछ करने की बात कर रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा इसमें टीम बना करके कार्रवाई करने की बात जरूर की जा रही है, लेकिन अभी क्योंकि ये जो वीडियो है ये परसों का वीडियो है, परसों से वायरल हुआ, अभी पुलिस की इसमें आगे क्या कार्रवाई हुई, हालांकि पुलिस के द्वारा इसमें अभी तो कुछ नहीं किया गया। लेकिन इतना जरूर है कि अब इस वीडियो के बाद से तो जो व्यक्ति है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है, और उसको तमाम तरीके से पुलिस के सवालों का जवाब यहाँ पर देने पड़ेंगे कि इतनी भारी मात्रा में पैसे कहाँ से आए और वो उसको कौन फंडिंग कर रहा है, किस प्रकार से। तो उसको लेकर के पुलिस अब यहाँ पर कार्रवाई करने की बात लगातार कर रही है। ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि राज्य की धामी सरकार बजट सत्र की तैयारी कर चुकी है, लेकिन अभी कुछ ऐसी खामियां हैं जिन्हें सुधारने के लिए सरकार कार्य कर रही है। ऐसी ही बड़ी खामी है विभागों के द्वारा बजट को पूरा खर्च ना कर पाना, जिसमें कई विभागों ने लक्ष्य के सापेक्ष कम बजट खर्च किया है। उनके आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बजट खर्च को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए थे। बावजूद इसके कई विभाग बजट कम खर्च कर पाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्हें एक और सलाह देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सिर्फ बजट कम कर देने से काम नहीं चलेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं दोहरा रहा हूं, जिन विभागों के अपेक्षा अनुसार जो हमने बजट उनको आवंटित किया था, और ये अभी वित्तीय वर्ष का अभी समय हमारे पास बचा है, उसके बावजूद जो लोग या तो कम खर्च कर पाए हैं, नहीं खर्च कर पाए हैं, अपेक्षा अनुसार जनता का विकास नहीं कर पाए हैं, तो उनके खर्चों में, उनके बजट में हम कटौती कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो विभाग है उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो बजट उनको आवंटित हो तो वो जनता के लिए उसमें खर्चा उनको करना चाहिए। नहीं, देखिए, कंटिजेंसी तो हम तब देते हैं कि यदि माना हमें पहली प्राथमिकता जनता के विकास की है, और विकास के बीच में वित्त आड़े नहीं आता है। हम बजट इसलिए तो देते हैं कि आप विकास करिए, और माना बीच में यदि आपको आवश्यकता पड़ी तो ये भी तो आप समझिए कि आपके पास जो बजट हमने दिया था उसको आपने खर्च किया, तब हम आपको कंटिजेंसी दे रहे हैं। तो यही तो हम आपसे चाह रहे हैं कि आप अपना बजट खर्च करिए, और यदि आपका धन कम हमने दिया उसके बाद आप कंटिजेंसी ले रहे हैं, या आपने पूरा खर्च किया फिर आप कंटिजेंसी ले रहे हैं, का मतलब आप अपेक्षा अनुसार खर्च कर रहे हैं। यही तो हम चाह रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं उनका, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि विभागों ने खर्च नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी केवल अधिकारियों की नहीं है, उन विभाग के मंत्रियों की भी है। उन विभागीय मंत्रियों को पद से हटाया जाना चाहिए, नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, तब उनका ये जो वाक्य है ये स्वागत योग्य। खबर हरिद्वार से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न किए जाने को लेकर सवाल उठाया। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की स्थापना हिमालयी राज्य के रूप में हुई है। गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित न कराना हिमालय राज्य का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस समय पलायन के चलते पहाड़ खाली हो रहे हैं और मैदान क्षेत्र है वे स्लम बनते जा रहे हैं। पूरी आबादी का भार 3 जिलों पर आ गया है। प्रदेश में असंतुलित विकास महंगा पड़ने जा रहा है, इसलिए इस पर चिंतन होना चाहिए। राज्य के रूप में इस राज्य की स्थापना हुई है, तो आप ग्रीष्मकाल में भी यदि गैरसैंण में बजट सत्र नहीं कर सकते हो तो फिर ये अपमान है हिमालयी राज्य की अवधारणा का। इससे हो क्या रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं, मैदान सारे स्लम बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ का जीवन कठिन हो रहा है। मैदानी क्षेत्रों का सारी जनसंख्या का भार 3-3.5 जिलों के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। राज्य के ये असंतुलित विकास राज्य को बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है, और हम सब लोग चिंतित हैं इस असंतुलित विकास की स्थिति से जो है, और इस पर गंभीरता से चिंतन होना चाहिए। उत्तराखंड में गैरसैंण हमेशा ही जनभावनाओं का केंद्र रहा है, और गैरसैंण के जरिए राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्यों की योजना भी संचालित हुई। लेकिन अब गैरसैंण सियासी दलों के लिए गैर बनता जा रहा है, और यही वजह है कि इस बार सरकार का बजट सत्र विधायकों की सहमति के बाद गैरसैंण के बजाय देहरादून में होने जा रहा है। लेकिन इसको लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। देखिए, जब राज्य का आंदोलन शुरू हुआ, हम लोग भी छोटे थे, हम लोग भी आंदोलन में रहे,
सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरियां दांव पे लगाई, पत्रकारों ने अपनी लेखनी से अपनी नौकरियों को दांव में लगा के, महिलाएं अपने बच्चों को उस आंदोलन में रही और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई, जिसमें बुआ सिंह ने जो घटना घटी उसमें आप देख लीजिए, रामपुर तिराहे से लेके और जगह। तो सपना ये था कि खेल हमारा होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, जो चीज़ें लखनऊ से हमारी नहीं हो पा रही वो पॉलिसीज यहाँ बनेंगी, पहाड़ों की दिक्कतों को, पहाड़ की संस्कृति को समझने वाले लोग बैठेंगे तो कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अफसरों को होम स्टे को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना में कमरों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 12 कर दिया जाए ताकि होम स्टे कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही स्थानीय स्तर पर ही लोगों के लिए रोजगार के अवसर पर बढ़ाए जाने पर भी उन्हें जोर दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि होम स्टे के साथ ही अब उत्तराखंड में एक नई कॉन्सेप्ट भी लाना चाहिए, जिसे उन्होंने स्लीपिंग अंडर द स्काई नाम दी। होम स्टे के लिए हमने ये कहा है कि अभी 6 कमरों का होम स्टे सैंक्शनड है, उसमें परिवर्तन करके उसको बढ़ाया जाए ताकि हमारे गांव में और भी होम स्टे चलें। और निश्चित रूप में जो इसको चला रहे हैं वो काफ़ी इसकी प्रसिद्धि हो रही है, काफ़ी लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्योंकि वहाँ पर आपको उत्तराखंड का लोकल भोजन कराया जाता है और लोकल वहाँ पर जो आप जिस प्रकार से आप गऊओं की सेवा करते हैं, जिस प्रकार से वहाँ के खलियान में बैठ करके आप चाय पीते हैं, वो सारा अनुभव आपको ग्रामीण जीवन का वहाँ देखने को मिलता है। तो लोग बड़ा पसंद इसको कर रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा की 5 सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटों पर जल्द ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी ने हर सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। पर्यवेक्षक टिकट के दावेदारों से साधेंगे संपर्क और पर्यवेक्षक प्रदेश संसदीय बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। यहां तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां आपको बता रहे हैं कि लोकसभा की 5 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट के नामों का ऐलान कर सकती है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने कश्मीर में धारा 370 हटाने संबंधित एक नया सूत्र निकाला है, जिसके तहत लोकसभा में अकेले भाजपा पार्टी ने 370 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही बूथ स्तर पर भी पार्टी के पक्ष में 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया है। उत्तराखंड में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगामी 50 दिनों की कार्य योजना की तैयारी की गई है। बीजेपी से पौड़ी के लोकसभा प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा ने अपना लक्ष्य खुद निर्धारित किया है। पूरे उत्तराखंड में बूथों की रचना बन चुकी है और चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली तैयार है। एक तो ये आंकड़ा हतप्रभ करने वाला है कि क्या सोचकर ये आंकड़ा बीएल संतोष ने दिया, ये तो वही जाने। लेकिन हाँ, बीएल संतोष जी को डेफिनेटली एक प्रभारी होने के नाते उनका दायित्व भी है कि वो मोटिवेट करके जाएं अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बूथ में जनाधार बढ़ाने के लिए। लेकिन बीएल संतोष जाते जाते ये जरूर बता जाते कि आखिर रिपोर्ट कार्ड क्या रखेंगे, किस आधार पर आपको बूथ में 370 वोट अधिक मिलने चाहिए। क्या आपने बेरोजगारी कम की, क्या आपने महिला अपराध कम किए, क्या आपने महंगाई कम की, क्या आपने क्षेत्र की समस्या कम की, क्या आपने कोई विकास उत्तराखंड का किया है, और क्या कानून व्यवस्था ढर्रे पर है। तो ऐसे में न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न सड़क है, न रोजगार है। तो बीएल संतोष क्यों मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाल रहे हैं कि उनको जनता वोट 370 ज्यादा देगी, जबकि मुझे तो लगता है कि 3700 वोट कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य अपने आप निर्धारित करती है। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 370 जब हमें कश्मीर से धारा हटाई थी, तो उसके उपलक्ष्य में कश्मीर को ही हमें गिफ्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद 370 सांसद संसद में बैठे। इसका हमारा जो प्रधानमंत्री जी हमको आह्वान किया है, उस आह्वान को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता तैयार है और हम बूथ स्तर पर भी इसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के अंदर में बूथों की रचना बनी है, बूथों की कमेटियां बनी है, बूथों में पन्ना प्रमुख हमारे तय हो गए हैं, निश्चित हो गए हैं। अगली खबर मंगलोर से है, जहां विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही सियासी गलियारों में सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। मंगलोर विधानसभा में बसपा के प्रबल दावेदार माने जाने वाले
उबैदुर रहमान भी अपनी स्वर्गीय पिता द्वारा किए गए कार्यों को इस चुनाव में पूरी तरीके से भुनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके पिताजी ने अपने कार्यकाल में कार्य कराए हैं, उनका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमारे पिताजी जब जब विधायक रहे उन्होंने इस क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए। 2012 से 17 में भी आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा काम करने वाला विधायक अगर कोई था तो हमारे पिताजी मरहूम थे। और आज भी जीतने के बाद 2022 के बाद भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, कई सड़कों का निर्माण इसके मंगलौर विधानसभा में लाने का काम किया और उनके पद चिन्हों पर चल करके हम भी ऐसे ही अपनी विधानसभा को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की ओर, वो चाहे एजुकेशन में हो, वो चाहे आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, कहीं पर भी हो, जितना भी हमारे से बन पड़ेगा हम इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाने की कोशिश करेंगे और इस विधानसभा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। खबर खटीमा से है, जहां मानदेय बढ़ाने समेत कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना लगातार जारी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी लगातार जारी है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से निवेदन कर रही हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई भी मांग अब तक पूरी नहीं की और न ही आंगनबाड़ी कर्मियों की सुध ले रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट बहुत टाइम से होती जा रही है, लेकिन सरकार हमारी कोई भी मांग पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि हमारा मानदेय बहुत कम है। सरकार को बार बार हम कह रहे हैं हमारा मानदेय 18,000 कीजिए, क्योंकि हमें 300 रुपया एक दिन का दिया मजदूरी दी जाती है, हमारी 600 रुपये मजदूरी की जाए और हमारा 18,000 वेतन किया जाए। क्योंकि ना तो सरकार हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर रही है, ना तो हमें राज्य भी दे रही है मानदेय, केंद्र भी दे रही है, लेकिन हमें ये तो बताए हम हैं क्या। हमें ये कोई नहीं बता रहा कि हम हैं क्या, लेकिन हमें हमारा दर्जा दिया जाए, हम क्या हैं, क्योंकि हम धरातल से लेके ऊपर तक सारी सेवाएं हम पहुंचा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर झूठे प्रोग्राम करने वाली सरकार है। ईजा बहनी प्रोग्राम करते हैं, भूली प्रोग्राम करते हैं, दीदी बहनी प्रोग्राम करते हैं और सारी जो हमारी दीदी बहनें हैं वो धरने पर बैठी हुई हैं। आप चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप चाहे आशा बहनों को देख लो, उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। आप भोजन माताओं के इनके निर्णय देख लीजिए। तो जो भी हमारी बहन संघर्ष कर रही है उसको जो है कि ये सरकार कुछ दे नहीं रही है, सिर्फ भीड़ के रूप में एकत्रित कर रही है। आज जो आंगनवाड़ी की हमारी बहनों ने जो ये कदम उठाया है अपनी मांग को रखने के लिए, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम आने वाले विधानसभा सत्र में भी इस पर चर्चा करेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां एक बार फिर प्रदेश के मौसम ने करवट ले ली है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर स्थित पर्यटक स्थल अल्मोड़ा में मौसम ने करवट बदल ली है और सालों बाद सैलानियों और स्थानीय लोगों को बर्फबारी का आनंद लेने को मिला। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।